22 मार्च के बाद में जब भी मेरे जहाँ कार्यक्रम होते हैं तो कार्यक्रम के आयोजक को यह मानकर देखने लगा जाता है कि निश्चित रूप से यह व्यक्ति फलाने क्षेत्र में टिकट का दावेदार है और उनकी दावेदारी को मजबूत करने के लिए भास्करराव रोकड़े आए हैं। पूर्व की कुछ भूमिकाएं होती है और उस भूमिका के आधार पर ही इस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। तो मेरा विषय पर आने से पूर्व ही इन बातों को रखना ज्यादा अनिवार्य है। आग्रह है मेरा, सम्यक अभियान युवाओं के लिए चलाया जा रहा अभियान है। अभी आप लोगों को समझ में आएगा, बुजुर्ग लोगों को भी समझ में आएगा, ये अभियान उन्हीं के लिए है क्योंकि उनके बच्चों के लिए चलाया जा रहा अभियान है, उनके परिवार की दशा और दिशा को सुधारने के लिए चलाया जा रहा अभियान है। यदि इस अभियान को क्षेत्र में कोई नेता चलाता है, जन जन तक जाता है, युवाओं के बीच जाता है, हर द्वार तक जाता है, युवाओं में क्रांति लाने के लिए अग्रिम भूमिका निभाता है, अग्रणी भूमिका निभाता है, तो क्या साथी, क्या क्षेत्रीय जन, क्या वरिष्ठ जन उनका साथ नहीं देंगे? बताइए भाई। यदि कोई व्यक्ति आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए रात दिन एक करते हुए आप लोगों के बीच जाता है, आप लोगों की आवाज बनता है, तो क्या आप उसका साथ देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? सामने से आवाज आनी चाहिए। और यदि आप लोगों ने उस व्यक्ति का साथ दिया तो वे जिस राजनीतिक दल के सदस्य हैं, उस राजनीतिक दल के नेताओं को उस व्यक्ति में जीत की संभावना दिखने लगेगी और उस संभावना को कोई भी राजनेता नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो साथियों, पुनः सम्यक अभियान के मुद्दों पर आने से पूर्व एक बात को बताना चाहता हूं कि हट्टा है जहां मेरी शिक्षा माध्यमिक स्तर की हुई है, सन 90 और इस दशक के शुरुआती समय में मैंने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन कर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का प्रारूप तैयार कर ग्रामीण क्षेत्र में नगरों के समान विकास की प्रतिमान स्थापित करने हेतु एक बृहद कार्य योजना बनाई थी। किसी कारणवश राज्य के सत्ता प्रमुख से मेरे मतभेद उभर कर सामने आए और मैंने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वह योजना थी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हट्टा, यानी हट्टा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए इस क्षेत्र के आसपास के गांवों को जोड़ करके एक समन्वित प्रणाली विकसित कर विकास की योजना बनाई। अब यह विषय थोड़ा सा बदला। यदि एक विधानसभा क्षेत्र में भावनाओं के कारण हट्टा क्षेत्र के लिए ही योजना बनाई जाती है, तो उदय सिंह नकपुरे जी यदि पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो ये बात सामने आ जाएगी कि नकपुरे जी यदि प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता भी है तो केवल अपने क्षेत्र की बात करेंगे, हमारे क्षेत्र की नहीं करेंगे। तो मैंने मन ही मन सोचा कि क्या किया जाए, हट्टा में जाकर कौन सी योजना उद्घाटित की जाए, किस योजना पर आगे चलने की कार्य योजना बनाई जाए। तो एक योजना बनकर सामने आई कि एक विधानसभा क्षेत्र को 5 भागों में बांटकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अलग अलग गठित करके सर्वांगीण विकास का, सम्यक विकास का एक मॉडल तैयार किया जाए और उस मॉडल को एक प्रादर्श से आदर्श स्थिति में पहुंचाकर पूरे प्रदेश के लिए लागू किया जाए। तो वही योजना मेरे मन मस्तिष्क में बन चुकी है, कागजों में मैं उतार चुका हूं और उदय सिंह नकपुरे जी से मेरी प्रार्थना भी है कि उस योजना को अपने क्षेत्र के सारे लोगों तक ले जाए। और वो योजना है क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हट्टा, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण सालेटे का गजेगांव,
क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण लिंगा नेत्रा, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण तरसवाला, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण लामटा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, सरकार चाहे किसी की रही हो, उन योजनाओं पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है और उसके अनुरूप काम हुआ है। मैं योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता, क्योंकि उन योजनाओं पर अपनी अपनी पीठ थपथपाने वाले नेता मेरे सामने दिखाई देते हैं। तो इन योजनाओं का, इन प्राधिकरणों का मूर्त रूप जब सामने आएगा तो मित्रों, ये जो परसवाला क्षेत्र है ना, जो अद्भुत उत्पादकता वाला क्षेत्र, अद्भुत उत्पादन वाला क्षेत्र है, उन्नत मानसिकता वाला क्षेत्र है, फिर भी अपेक्षाकृत पिछड़ा है। इसके पिछड़ेपन के दाग पूर्ण रूप से मिट जाएंगे और इस क्षेत्र का अनुसरण प्रदेश के अन्य हिस्से में करने के साथ साथ देश के उच्चतम स्तर पर पदस्थ राजनेताओं को अपने अपने क्षेत्र में करना होगा। साथियों, अब आप लोगों के सामने एक बात आती होगी, ये सम्यक अभियान है क्या, इसकी शुरुआत कैसे थी? दरअसल कोरोना का समय चल रहा था और बहुत सारे लोग कंपनियों में कार्यरत जो कर्मचारी थे, उनकी छटनी हो रही थी, वे अपने अपने घर की ओर जाने लगे। इंजीनियरिंग तक पढ़े लिखे लड़के जो नौकरी कर रहे थे, 10-15 साल की अधेड़ लग रहे थे, वे आलू प्याज बेचने लगे। मैंने उनसे बात किया, मुलाकात किया, पूछा समस्या क्या है। जब सामने तथ्य निकल कर आए तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो इस क्षेत्र में करना है। बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या मेरे सामने धीरे धीरे आने लगी। फिर मैंने सोचा कि युवाओं के बीच जाना होगा। अब तक कई विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाकर मैं व्याख्यान देते रहा। कई किताबें मेरी प्रकाशित हुई। शिक्षा के ऊपर ही बुनियाद रत्न उत्कर्ष पथ कैरियर जनित नामक 3 किताबें आई। तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं से संवाद स्थापित करने का काम मेरा लंबे समय से चल ही रहा था। मैं इस दिशा में और आगे बढ़ा, युवाओं से पूछा कि भाई समस्या क्या है बेरोजगारी की, आप बताइए। तो यह जानकर आश्चर्य हुआ, युवा भी ठीक इसी अंदाज में जवाब देते हैं जिस अंदाज में नेता लोग मंच पर खड़े होकर लंबे चौड़े भाषण देते हैं। और भाषण क्या देते हैं? क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या करे साहब, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। और दूसरा, आखिर भाई ये जनसंख्या ही नहीं और कोई कारण है? साफ पढ़ने लिखने वाले अब ज्यादा हो गए, इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई। और आगे बोलो तो क्या बोलते हैं? पढ़ाई में कोई दम नहीं रह गया है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई। कोई भी मूल कारण पर आने को तैयार नहीं। आखिर कारण क्या है? अरे भाई, बेरोजगारी का कारण क्या है? जिस बीमारी से आप ग्रस्त हैं, जो बीमारी लाइलाज हो चुकी है, उस लाइलाज बीमारी के बारे में आपको पता नहीं है तो बीमारी कितनी गंभीर है ये बात अलग है। यदि बीमारी की जानकारी नहीं है तो उससे भी गंभीर विषय हो जाता है। तब मैंने सोचा कि नहीं, इस विषय पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने शोध परक अध्ययन शुरू किया कि आखिर ये जो बेरोजगारी विकट स्थिति में पहुंच चुकी है, इसका समाधान क्या होगा। हम बेरोजगारी 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 लाते रहेंगे मंच से, प्राइवेटाइजेशन की बात करते रहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, आदि आदि सारी सवाल करते रहेंगे तो बेरोजगारी इससे दूर नहीं होने वाली। यदि कोई समस्या है और हम समस्या का राग अलाप रहे हैं तो उस समस्या से भी बड़ी समस्या हम स्वयं हैं, क्योंकि उस समस्या को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और यदि कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान हमारे पास में है तो निश्चित रूप से हम नव क्रांति के संदेश को आगे बढ़ाने वाले हैं, नव क्रांति के समान। तो साथियों, मैंने इसको और गंभीरता से आगे बढ़ा। मेरे सामने 5 मुद्दे आए, 7 मुद्दों को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। 5 मुद्दे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से हैं और उन मुद्दों पर यदि क्रियान्वयन हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दे
उपलब्ध संभावनाओं के युक्तिकरण से संबंधित है। यदि उपलब्ध संभावनाओं का युक्तिकरण सही ढंग से कर दिया जाता है तो इस राज्य से 70% बेरोजगारी पर अंकुश लग सकता है। 70%। बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं थोड़ा इन मुद्दों पर आने के पहले 2-3 बातों को बड़े संक्षेप में रखना चाहता हूं। आप जानते हैं इस देश के इस राज्य के सत्ताधीश ने क्या कहा? पहले हमारे बच्चों का मामा बनकर मामू बनाता रहा। बच्चों का मामा बनकर मामू बनाता रहा। उम्र बढ़ती रही, इतनी उम्र बढ़ गई कि बाद में नौकरी लगने की सीमा भी समाप्त हो गई। और जब नौकरी लगने की सीमा समाप्त हुई तो जिला पंचायत सदस्य तो देविया बैठी हुई है, इस बात को समझे, जब नौकरी लगने की सीमा खत्म हुई तब मामा को लगा कि ये तो निकम्मे हो गए हैं, तो वो देवियों के पास गया, बोला बहना चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा निकम्मा हो गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मेरी लाडली बहना हो, मैं तुम्हारा पालन करूंगा, 1000 रुपए दूंगा। पहले हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, फिर उसके बाद में उसी मां के सामने जाता है ये बोलने के लिए कि बहना चिंता मत कर, तेरा बेटा निकम्मा हो गया तो क्या हो गया, मैं तो हूं। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। मैं इस बालाघाट जिले का हूं, ये मेरी जन्मभूमि है। यहां पर जितने भी लोग हैं अपने पुरुषार्थ का ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने स्वाभिमान का ज्यादा ध्यान रखते हैं। बहुत अधिक स्वाभिमानी समाज है यहाँ। यदि कोई व्यक्ति जिसने आपके बच्चे को निकम्मा बना दिया, मामा बनकर मामू बनाता रहा, और अब यदि वो आपके पत्नी के पास आता है और बोलता है मैं तेरा भाई हूं बोला, तो क्या आपका पुरुषार्थ इससे प्रभावित नहीं होगा? क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या आप अपने पत्नी का पालन नहीं कर सकते? ये सोचने की बात है। क्या ये आप बर्दाश्त करेंगे? बताइए आप लोग, क्या आप पुरुषार्थ के खिलाफ किसी भी बात को हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? ये सोचने विषय है, पुरुषार्थ का विषय है। पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति, पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति का जीना दुभर है, कोई मतलब नहीं है। काहे जी रहे हैं जिसका पुरुषार्थ ही नहीं है। और अब पहले मामा बना, अब आपके पत्नी का भाई बना मुंह बोला, तो आप भी प्यार से कह दीजिए जा सकता, बहुत हो गया। अब क्यों कहना है? इसके कई कारण गिनाता हूं। आज जो बेरोजगारी दिखाई दे रही है, क्यों है, किस कारण से है, जरा समझिए। पहले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी। कितने साल थी? 58 साल थी। पास के राज्य महाराष्ट्र में वहां के सत्ताधीशों ने रोजगार के अवसर, नौकरियों के अवसर बढ़ाने के लिए केरल के मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया और राज्य में सेवानिवृत्ति आयु 58 साल से घटाकर 56 साल करने पर विचार शुरू किया। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में कुछ उल्टा चक्र चला। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने सोचा यार ये रिटायर होने वाले कर्मचारियों को प्रति माह 400 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं ग्रेच्युटी पीएफ की राशि, जो कि साल भर में 5000 करोड़ रुपए हो जाती है। अभी वेतन देने की स्थिति नहीं बन रही है, ये पैसा कहां से दे? विकास के सारे कार्य बाधित हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा यदि 2 साल तक रिटायरमेंट आयु बढ़ा दी जाती है तो 1 साल के 5000 करोड़, 2 साल के 10,000 करोड़ रुपए होंगे, यह राशि विकास के दूसरे कार्यों में लग जाएगा। इस आशय के साथ उन्होंने 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे कई फायदे हैं।
एक तो ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि जो 10,000 करोड़ रुपए देनी थी वो देने नहीं पड़ी। दूसरी चीज, रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन की राशि के रूप में जो वेतन की हिस्से की आधी राशि होती है वो राशि देनी नहीं पड़ी। तीसरी बात, नवनियुक्तियां नहीं करनी पड़ी, नई नियुक्तियां नहीं करनी पड़ी, क्योंकि नवनियुक्त कर्मचारियों को भी वेतन देना पड़ता है, उसका भार खजाने पर पड़ने से बच गया। तो सरकार ने सीधा 2 साल बढ़ाने का पहले निर्णय लिया। अब उसके बाद में देखा सरकार ने तो बड़ा अच्छा समय बीता, फिर सरकार ने सोचा नहीं और 2 साल बढ़ा दिया जाए, धीरे धीरे इसे 70 साल तक ले जाना है। तब आईएएस अधिकारियों ने बोला साहब इससे गड़बड़ हो गया, अगर युवा भड़क कर सड़क पर उतर आए तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे। तब हमारे सत्ताधीश के कदम थोड़े टिके और उन्होंने बोला नहीं लागू तो करना है, कैसे करें? तो बोले पायलट प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की कमी के बहाने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ाकर 62 साल कर दीजिए। यदि 2 साल में युवाओं की ओर से कोई विरोध नहीं आता तब सबकी रिटायरमेंट आयु 62 साल कर दीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर्स प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल कर दिया। 2 साल तक कोई विरोध युवाओं की ओर से नहीं आया। तब उन्होंने सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल कर दी। और इतना ही यहां पर उनके कदम नहीं रुके, उन्होंने बोला और पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जाए। इस आशय के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 3 साल बढ़ाकर 65 साल कर 65 साल। अभी अप्रैल 2022 में सरकार ने निर्णय लिया कि अब सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दी जाए और डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 68 साल कर दी जाए। मतलब धीरे धीरे 70 की ओर बढ़ना था। इसी बीच में भारत सरकार के ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भविष्य निधि संगठन ने भारत सरकार को एक सिफारिश भरा पत्र लिखा कि अब लोग जल्दी मरते नहीं हैं, दवा खा खा कर लंबे समय तक जीते हैं और यदि वे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं तो उनके पेंशन का टेंशन सरकार पर बढ़ रहा है। इसलिए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 1 साथ 5 साल बढ़ा दी जाए। तो मित्रों अभी ही सरकार के निर्णय से, राज्य सरकार के निर्णय से 65 और 68 साल सेवानिवृत्ति आयु होने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से, ईपीएफओ की ओर से यदि 5 साल बढ़ा दी जाती है तो 70 और 73 साल में हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे और 10 साल तक नौकरियों के अवसर नहीं मिलेंगे। हमारे वरिष्ठ साथियों जिनके बच्चे बड़े हैं, जरा कल्पना करिए 10 साल तक सरकारी नौकरियों के अवसर नहीं मिले तो आपके बच्चे क्या करेंगे? उनके सामने नौकरियों के अवसर कैसे आएंगे? ये चिंताजनक बात है, ये सामान्य बात नहीं है। इसे अगर आप लोगों ने बर्दाश्त कर लिया तो आप लोगों का भविष्य चौपट हो जाएगा, युवाओं का भविष्य चौपट हो जाएगा, वरिष्ठ जनों के अरमान समाप्त हो जाएंगे। क्या ये करना चाहते हैं आप लोग? तो इसको गंभीरता से सोचिए और सम्यक अभियान के साथ आइए, क्योंकि सम्यक अभियान ने वादा किया है कि हम 1 जनवरी 2024 को युवा दिवस मनाएंगे। उस दिन सरकार को बाध्य कर देंगे संकल्प जारी करने के लिए। और संकल्प जारी क्या होगा? संकल्प जारी होगा कि मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू की जाएगी। इससे क्या फायदा है? 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी जैसे ही 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू होगी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 5 लाख। यदि 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। साथियों, दूसरा मुद्दा बहुत ही गंभीर है। सन 1948 में जब देश के नीति निर्धारकों का ध्यान मजदूरों की ओर गया तो उन्होंने कहा जिसकी जितनी मर्जी उतनी मजदूरी दे देते हैं, मजदूरों के साथ बेहद अन्याय हो रहा है।
तो मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाना होगा। संसद में सन 1948 में न्यूनतम वेतन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। उसके 11 साल बाद प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय में पहुंचे और उन्होंने न्यायालय के समक्ष न्यूनतम मजदूरी अधिनियम रखते हुए कहा कि साहब, ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और हमें इतना कम वेतन मिल रहा है। तो न्यायालय ने कहा, श्रमिकों के लिए बना कानून शिक्षकों पर लागू नहीं होता और इस आशय के साथ मामला खारिज। उसके बाद भिन्न भिन्न क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी न्यायालय में गए, उन्हें किसी को भी शिक्षित वर्ग कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला। ये बड़ी दर्दनाक स्थिति। आज प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को मात्र 3,000, 4,000, 5,000 रुपए महीना मिलता है। प्राइवेट में लिपिक को 6, 7, 8,000 रुपए महीना मिलता है। प्राइवेट में इंजीनियर को 10,000 रुपए महीना बड़ी मुश्किल से मिलता है। वही सरकारी नौकरी में यदि प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाने शिक्षक जाता है तो 22,000 से शुरुआत होती है। सरकारी में यदि लिपिक की नौकरी करने गए तो 28,000 रुपए महीना मिलता है। और मित्रों, सरकारी विभाग में इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर जूनियर इंजीनियर के रूप में भी नौकरी की शुरुआत करता है तो उसे 43,800 रुपए महीने का वेतन मिलता है। इतना अंतर क्यों? क्या सरकारी में काम अधिक है? ऐसा नहीं। हमने तो देखा सरकारी में काम कम, सुविधाएं अधिक, और प्राइवेट में वेतन कम, सुविधाएं कम और परेशानी ज्यादा। तो फिर ऐसा क्यों? क्या पढ़ाई लिखाई में कमी है? नहीं। हमने इस बात का गंभीरता से अध्ययन किया। देश के 2 पूर्व वित्त मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई, देश के नामी उद्योगपतियों से मेरी बातचीत हुई, देश के आर्थिक रणनीतिकारों से मेरी बातचीत हुई, देश के विद्वान अर्थशास्त्रियों से मेरी बातचीत हुई और यह फार्मूला निकल करके आया कि न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने का समय आ गया। तो मित्रों, 1 जनवरी 2024 को सरकार को यह संकल्प जारी करना होगा। संकल्प में क्या लिखा होगा कि मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने संबंधी संकल्प जारी किया जाता है। इस संकल्प के तहत विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा और विधेयक पारित होते ही राज्य में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को शासकीय क्षेत्र के कर्मचारियों के समान ही वेतन मिलने लगेगा। आप जरा कल्पना कीजिए, यदि निजी क्षेत्र में भी कार्यरत कर्मचारियों को शासकीय क्षेत्र के कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलने लगा तो क्या युवा केवल सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ेगा? बताइए आप लोग। और यदि नहीं, प्राइवेट क्षेत्र में भी भविष्य बनेगा तो रोजगार के अवसर खुल जाएंगे, द्वार खुल जाएंगे। ये जो रोजगार के लिए त्राही त्राही मचाने वाली बातें खत्म हो जाएंगी। तीसरी बात, यह आउटसोर्सिंग प्रणाली से 9,80,000 पदों पर मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में ही नियुक्तियां की जा चुकी है। बगल में बैठा हुआ लिपिक 60,000 रुपए महीना पाता है, उसके पास बैठने वाला 6,000, 7,000 रुपए महीने में काम करता है। कितनी विचित्र स्थिति है। केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनी दलाली करती है और दलाली करके नौकरी में लगाती है, और बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनी क्या करती है, जब नौकरी लग जाती है तो उस वेतन से प्रति माह का कमीशन काट करके उनको वेतन देने लगती है। तो कंसल्टेंसी कंपनी, कई युवा होंगे यहाँ पर ये बात जानते हैं, कंसल्टेंसी कंपनी के नाम पर जो नौकरी लगाने वाली कंपनी के पास जो जाते हो वो केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है। और जहां नौकरी करने जाते हो और हम ठेके के आदमी है, बच्चे निकले बोलते हो, वो बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है। लूट मच गई है और इस लूट में सरकारी अमला खुद लगा हुआ है, सरकार खुद लगी हुई है। जिन ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी जाती है उनके साथ में कमीशन सेट हो जाता है।
तो हम 1 जनवरी 2024 को हर हालात में इस प्रदेश से आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगवा के रहेंगे। चौथी बात यह है कि कोरोना के काल में उससे कुछ समय पहले ही विदेशी उद्योगपतियों ने देश के सत्ताधीश से मुलाकात की और उन्होंने कहा, अंग्रेजों के टाइम में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी। एक बी.आर. अम्बेडकर थे और उन्होंने शिफ्ट ड्यूटी 8 घंटे कर दिया था। अंग्रेजों के समान ही यदि 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करते हैं तो हम आप क्या निवेश करने तैयार हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भारत में क्या तरीका है, जिसको एक बार नौकरी पे रख लो तो निकालते नहीं बनता। आप ऐसे श्रम कानून जो बना के रखे हैं इनमें ढील दे दीजिए। यदि आप इनमें ढील दे देते हैं, हमको नौकरी में रख ले और नौकरी से निकालने की आजादी दे देते हैं, तो हम आपके देश में निवेश करेंगे। तो सत्ताधीश ने कहा, आइए स्वागत है, हम सब कुछ करने तैयार हैं। तो बी.आर. अम्बेडकर के टाइम में जो 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 8 घंटे किया गया था, उन्होंने पुनः 12 घंटे कर दिया और सारे श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया। उसके अंदर धुंध बेरोजगारी बढ़ी, सारे लोग कंपनियों से नौकरी से निकाले जाने लगे। आप सोच सकते हैं अगर 12 घंटे में शिफ्ट ड्यूटी चालू हो जाएगी तो एक शिफ्ट बेकार हो जाएगी। उसी प्रकार श्रम कानूनों में ढील दे दी जाएगी। जिन कर्मचारियों की वेतन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो उन्होंने बोला इनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रख लेंगे, इन कर्मचारियों को निकालो और लालू छटनी शुरू हो गई। तो हम आपको संकल्प बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 को हर हालात में प्रदेश में 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लागू करा के रहेंगे। हर हालात में सारे जो श्रम कानून हैं जो कर्मचारियों के खिलाफ जा रहे हैं उनको पुनः लागू करवा के रहेंगे जो पूर्ववत थे। और इसके साथ साथ सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित करके सारे कर्मचारियों की समस्या का त्वरित निराकरण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित करके रहेंगे। ये बात हुई 4। 5वीं बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे नकपुरे जी ने शायद ब्रोशर बंटवाया होगा। क्यों नकपुरे जी बंटवाए हैं? उस ब्रोशर में राजीव गांधी जी से संबंधित एक बात आई है। लोगों को लगता है, लोगों ने खूब क्रिटिसाइज किया कि बोले राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले। मैं जिस जिले में हूं यहाँ 65% आबादी ओबीसी वर्ग की है, इसलिए इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। लोगों ने खूब प्रचारित किया कि राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, इसलिए उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को कचरे की टोकरी में डाल दिया था। बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की जानकारी देने वाले, इस प्रकार की चर्चा फैलाने वाले बिल्कुल ही बेवकूफ प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है, जिनको पढ़ने लिखने से, इतिहास को जानने से कोई मतलब नहीं है, उस समय लिए गए निर्णय को जानने से कोई मतलब नहीं है। अब मैं बताता हूं क्या क्या देश में जब देश स्वतंत्र हुआ तो कमजोर वर्ग को समानता के सिस्टम में लाने के लिए आरक्षण देने की बात आई। तो SC/ST के लिए पहले बात आई। शेड्यूल कास्ट वह समाज जिसको कि अछूत माना जाता था और भेदभाव जिससे रखा जाता था, और अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइब वह समाज जो वनांचल में रहता था, जो विकास की मुख्य धारा से नहीं थे। 1931 के जातिगत जनगणना के आंकड़े उठाते हुए देश में 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया गया। उसके बाद में देश के नीति निर्धारकों का ध्यान गया कि पूर्वोत्तर के कई ऐसे राज्य जहां 70% आदिवासी वर्ग की आबादी है, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा। इस आशय के साथ, इस चिंता के साथ में उन्होंने फिर सम्मेलन चर्चा करना शुरू किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रत्येक राज्य को आबादी के अनुपात में SC/ST वर्ग को आरक्षण देने के अधिकार दे दिए जाए। जब ये अधिकार मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य को दिए गए तो उसी समय कुछ लोग न्यायालय पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आ गया कि आरक्षण आप आबादी के अनुपात में दे तो सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब स्थिति यह आई कि मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं हम। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में
आदिवासी वर्ग की आबादी 20% थी और अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी 16% थी। तो SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण सन 1950 में ही 36% हो गया, 22.5% से बढ़कर के 36% हो गया। अब सन 1972 में पहली बार इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े समाजों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण, इस पर निर्णय भी लिया गया। कुछ कारण से निर्णय रुक गया और फिर 78 में जाकर मंडल आयोग का गठन हुआ, 6 सदस्यीय मंडल आयोग। इस 6 सदस्यीय मंडल आयोग ने सन 1982 में अंतरिम रिपोर्ट दिया, सन 1980 में भी दिया था पहले, फिर 1982 में दिया और फाइनल रिपोर्ट जो आपके सामने ब्रोशर आएगा, जो नकली की घटवा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट सन 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में मंडल आयोग ने पेश किया और उसमें लिखा, सन 1931 की जातिगत जनगणना के अनुसार देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है, जो कि देश में 22.5% आरक्षण SC/ST वर्ग को पहले ही दिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण न देने संबंधी व्यवस्था जारी की है। इसलिए आयोग देश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने की सिफारिश करता था। ये रिपोर्ट राजीव गांधी के सामने रखी गई। तब राजीव गांधी ने इस पर सवाल उठाए कि जब 1950 में ही आबादी के अनुपात में आरक्षण देने संबंधी व्यवस्था संघ की ओर से राज्य को दिए जा चुकी है, तो फिर ओबीसी वर्ग यदि 44% आबादी है तो उसे 27% आरक्षण क्यों दे? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा 1931 के बाद में ढेर सारे परिवर्तन देश में हुए हैं, तो 1931 की जातिगत जनगणना को आधार मानकर दी गई रिपोर्ट को हम त्रुटिपूर्ण मानते हैं। तीसरी बात, उन्होंने कहा जब तक इन त्रुटियों का सुधार नहीं हो जाता, जातिगत जनगणना नए सिरे से नहीं हो जाती, तब तक मंडल आयोग की सिफारिशों को यथावत लागू करना संभव नहीं है। क्या ये गलत बोला उन्होंने? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या राजीव गांधी ने त्रुटिपूर्ण मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से मना किया तो कोई गलत किया क्या? जरा आप इसको समझिएगा। अब उसके बाद में बीपीसीजी की सरकार बनी। बीपीसी को श्रेय देने की जल्दीबाजी हर मामले में थी, अधिकांश निर्णय गलत लिए गए। उन्होंने श्रेय देने के चक्कर में त्रुटिपूर्ण मंडल आयोग की सिफारिशों को यथावत लागू करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण को लागू कर ही दिया। इससे क्या हुआ? मध्य प्रदेश जैसे राज्य पर हम आते हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में क्या हुआ? आबादी के अनुपात में SC/ST वर्ग को आरक्षण देने संबंधी प्रावधान होने के कारण में मध्य प्रदेश में 36% आरक्षण SC/ST वर्ग को पहले ही दिए जा चुके थे। अब यदि 27% देते तो 63% हो जाता। इसलिए राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए मात्र 14% आरक्षण बच गया। तब ओबीसी वर्ग ने सोचा क्या करना है, पहले भी जनरल कैटेगरी में थे, जनरल में ही आवेदन करेंगे, हमें ओबीसी में जाना नहीं। सभी जनरल कैटेगरी में आवेदन करते रहे। अचानक 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आता है कि आरक्षित वर्ग का कोई भी आवेदक अनारक्षित वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता, और तब से जाकर के विकट की स्थिति ओबीसी वर्ग के सामने आई। 54% आबादी क्या 14% में सीमित रहते हुए अपना कैरियर संवार सकती है? क्या संतुष्ट हो सकती है? यह गंभीर विषय है, एकदम गंभीर। तो हम मानते हैं कि जनगणना का अधिकार केंद्र का है, राज्य का नहीं है, लेकिन केंद्र की ओर से राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी राज्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत आधार पर सर्वे करा सकता है
और इसी आधार पर बिहार ने भी जातिगत सर्वे का निर्णय लिया। कुछ लोग न्यायालय में पहुंच गए, ये सर्वे गलत है, लेकिन मैं कहता हूं ये सर्वे सही है। हम सही बातों को सामने रखेंगे, सही प्रमाण के साथ रखेंगे। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानेगा। कहीं ना कहीं बात रखने में कमी हुई होगी, हम इन सारी कमियों को दूर करते हुए 1 जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश में जातिगत आधार पर सर्वे सुनिश्चित करा के रहेंगे। और जब जातिगत आधार पर सर्वे होगा तो राज्य में आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी और जिसकी जितनी आबादी होगी उनको उतनी भागीदारी मिलने लगेगी। लेकिन एक बात फिर आती है, यदि कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग का पढ़ने लिखने वाला युवा जो बहुत अधिक पढ़ाई करता है, सरकारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाता है, प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाता है, तो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से 10% आरक्षण उत्कृष्ट श्रेणी अर्थात एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए भी होना चाहिए। यह व्यवस्था हमारे सम्यक अभियान के तहत दी जा रही है। ये 5 मुद्दे हुए। 6वां मुद्दा कर्मचारियों के सम्मान और स्वाभिमान से संबंधित है। निश्चित रूप से अभी आपके सामने हमारे वीडियो आएंगे और आप लोग सुनेंगे, क्योंकि अधिकारियों कर्मचारियों को भी बार बार अनावश्यक रूप से अपमानित करने की प्रथा चल निकली है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इस बात के लिए गंभीरता पूर्वक सोचना है कि हमें भी सरकारी नौकरियों में जाना है और हम नौकरियों में जाएंगे, हमको भी इसी प्रकार से गाली पड़ेगी तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं युवा साथियों से हर जगह संकल्प दिलाता हूँ कि हम शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को पद और पद के अनुरूप सम्मान देंगे भी और दिलाएंगे। अब 7वीं बात जो आती है, जिसको लेकर बार बार असमंजस बनता है, कई लोगों ने इसको लेकर के आधे हाथों मुझे लिया है। भाई मैं बात करता हूं रियासतों की। सन 1947 में देश जब स्वतंत्र हुआ तो देश में कुल 561 देशी रियासतें थी। रियासतों के प्रमुख को महाराजा कहा जाता है। उन रियासतों ने मनमानी किया, शामिल नहीं होना चाहते थे भारत संघ में, और उसके लिए मनमाने उन्होंने कि हमको ये अधिकार चाहिए, ये अधिकार चाहिए, प्रीवी पर अर्थात पेंशन चाहिए, बैंकों पर हमारी भागीदारी चाहिए, खदानों पर भागीदारी चाहिए, कंपनियों पर भागीदारी चाहिए, ये सब उन्होंने किया। इसके साथ साथ उनको आजीविका चलाने के लिए जितनी जमीन देनी थी सरकार ने निर्धारित किया था, उन्होंने बाकी सारी संपत्ति को अपने नातेदार, रिश्तेदार, ट्रस्ट आदि के नाम पे करके बचा लिया और महलों में भी उन्होंने अपना एकाधिकार बना लिया। हम चाहते हैं महाराजा रियासतों की बात कर रहा हूं, इस प्रदेश में भी गिने चुने रियासतें हैं, लेकिन उनके पास बहुत ही अधिक प्रॉपर्टी है। इस मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और इस प्रदेश में एक ही पूर्व महाराजा की औलाद ऐसी है जिसके पास 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी है। तो हम चाहते हैं कि वो कोविनेंट मर्जर जो उस समय बना था उसका पुनर्मूल्यांकन हो और पुनर्मूल्यांकन के बाद में उनकी सारी संपत्ति को सरकारी कर दिया जाए। उसकी संपत्ति को सरकारी करने के बाद में जो पैसा आएगा उससे हम इस राज्य में इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग शुरू करेंगे। ये बात जिसको भी समझ में आए, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं समझने की कोशिश करिए। इसमें ये बात है कि अभी 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ की खेती है तो उसमें आधुनिक खेती कैसे कर सकते हैं? संभव नहीं है। इसके लिए मैंने पिछली सरकार के टाइम में अभी एक फार्मूला बनाया था कम्युनिटी फार्मिंग का। कम्युनिटी फार्मिंग पर काम होने जा रहा था, अब उसका क्रियात्मक स्वरूप सामने आया। तो कम्युनिटी फार्मिंग क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्थापित की जाती है। वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उस क्षेत्र में उत्पादित कृषि अनाज और कौन सी चीजें होती है उत्पादन, उस पर ध्यान देती है। उसके आधार पर इंडस्ट्री स्थापित होती है और वो इंडस्ट्री किसानों को टारगेट देती है कि इतना इतना हमको उत्पादन चाहिए, हम देंगे, इतना पैसा हम आपको देंगे। उसके आधार पर यानी उद्योग की मांग के अनुरूप कृषि उत्पादन करने लगता है। वो उद्योग में जाता है उत्पादन, वहां से प्रोसेस होकर ग्लोबल मार्केट में जाता है। जब ग्लोबल मार्केट में हमारा उत्पादन जाता है तो हमारे किसान की आय 2 से 10 गुना बढ़ जाता है। किसान के कर्ज माफी की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसान कभी कर्जदार हो ही नहीं सकता। जब किसान की आय ही 2 से 10 गुना बढ़ जाएगी तो वो कर्जदार होने का सवाल नहीं होता। दूसरी बात, किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ेगी, इसके साथ साथ किसानों के बच्चे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने लगेंगे और नौकरियों के अवसर मिलने लगेंगे। इस प्रकार हमारे इस राज्य में नव क्रांति का आगाज होगा। हम सब नव क्रांति से जुड़ जाएंगे और यह प्रदेश
पूरे देश के लिए अनुकरणीय साबित होगा, वैश्विक स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं कि यह 30 दिवसीय सम्यक यात्रा हमारे उदय सिंह नकपुरे जी निकाल रहे हैं। हर बूथ तक जाएंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, संदेश लेकर जाएंगे और युवाओं को जोड़ेंगे। प्रत्येक युवा जो भी हमारे वीडियो आदि होंगे उनको तक अपने साथियों तक पहुंचाएंगे। प्रत्येक बूथ से एक एक युवा को मेरे जो 7 मुद्दे हैं उस पर भाषण देना है और दिए गए भाषण को अपने साथियों तक बढ़ाना है। अब बात आती है, पुनः उसी बात पे आता हूं, टिकट की दावेदारी को लेकर के जो बात आती है, मैं किसी की दावेदारी के संबंध में ना चर्चा करने आया हूं, ना यह सम्यक अभियान के मंच पर चर्चा करना चाहता। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूं, यदि उदय सिंह नकपुरे को आप जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उनको प्यार दीजिए, उनके प्रति समर्थन व्यक्त करिए, उनके अभियान से जुड़िए। यदि आपका प्यार मिला, उनके प्रति समर्थन मिला, तो हमारे सम्माननीय कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं 4 सर्वे करा रहा हूं, एक के बाद एक क्लास सर्वे होगा कि वास्तव में कहीं एक सर्वे वाले ने गलत भी किया तो दूसरे सर्वे में सही हो जाएगा। कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग जो कुछ करना नहीं चाहते वो इस बात की अफवाह फैलाते हैं कि सर्वे भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। बिल्कुल संभव नहीं है। अगर एक सर्वे वाले ने गलती कर लिया तो दूसरा सर्वे वाले पकड़ लेता है, अगर दूसरे ने भी गलती किया तो तीसरा पकड़ लेता है, तीसरे की गलती हुई तो चौथा पकड़ लेता है। इस प्रकार सर्वे तो फेयर ही होंगे। और यदि उदय सिंह नकपुरे जी के साथ आप लोग हैं, ऐसा लगता है, सर्वे में ये रिपोर्ट आती है कि उदय सिंह नकपुरे इस क्षेत्र से चुनाव जीत सकते हैं, तो पार्टी उन्हें टिकट देने पर निश्चित रूप से विचार करेगी। और यदि टिकट देगी तो चूंकि आप लोगों का समर्थन पहले से ही है, उस समर्थन के बल पर वे चुनाव भी जीत जाएंगे और वे ऐसे वैसे प्रतिनिधि नहीं बनेंगे, वो विश्व के लिए प्रति बनेंगे जिसमें वास्तव में लगेगा कि हमारा व्यक्ति वहां पर बैठा है, यानी प्रतिनिधि तो सम्मानजनक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने चाहता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय